थ्योरी पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी के बाद अगली थ्योरी पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी जाती है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को समझाती है और साथ ही साथ शेप और ज्योमेट्री के बारे में भी यहाँ से पता चलेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होगा, जिस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड में इक्वल शेयरिंग होती है, कहीं भी बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी, यानी इसके एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और बी का एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर इन दोनों में होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे, ये दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे। सेम इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी होगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक तो डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर। दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टर। यहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने, और ये दोनों इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपस में हाइब्रिडाइज कर गए, हाइब्रिडाइज करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, हाइब्रिडाइज कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तुम देखो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करोगे तो यहाँ मान लो ए तो डोनर है, और डोनर होगा तो लिगेंड होगा, और बी क्या है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर होगा तो सेंट्रल मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा। अब यहां तुम देखो ये अपना एक लोन पेयर इस बी को डोनेट करेगा, यानी इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें एक लोन पेयर होगा, और इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, तभी तो ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। फिर ये दोनों, ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज, दोनों आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, और इसके बाद हम हाइब्रिडाइज होने के बाद इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उसी के हिसाब से हम इनकी ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सेंट्रल मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने ही लोन पेयर लिगेंड उसे प्रोवाइड कराएगा, तो उसके पास उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और वही उसको लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सेंट्रल मेटल, वीबीटी में हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले तो तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और ऑक्सीडेशन जितने उसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके बाद सेंट्रल मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा लिगेंड को, ताकि वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, उसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है तो वो उतने वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड को प्रोवाइड कराएगा। लिखो तो ये भी सेंट्रल मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद अब हम इनकी ज्योमेट्री देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए एक साइड में लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक जगह लिखो हाइब्रिडाइजेशन, और एक जगह लिखो इनका शेप। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और शेप हो जाएगा लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और शेप हो जाएगा प्लेनर। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4, तो यहां दो हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, एक तो आएगा sp3 और एक आ जाएगा dsp2। ये यही समझना है हमें कि dsp2 और sp3 कब आएगा। sp3 अगर है तो यहां शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और dsp2 है तो शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तब भी यहां दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d और dsp3, और दोनों में शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पहले इसे लिख लो फिर समझेंगे। यहां शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब दो तरीके की ज्योमेट्री होगी, sp3d2 और d2sp3। देखो, और दोनों में शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, शेप दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से ही आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। यहाँ देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो यहाँ इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा और dsp2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर। अब कब sp3 आएगा, कब dsp2 आएगा? यहाँ देखो 6 में अगर sp3d2 है तो तब भी ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 है तब भी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ शेप सेम रहेगा, लेकिन कब हमें sp3d2 लिखना है, कब d2sp3 लिखना है, इसको हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड और वीक फिल लिगेंड से। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड और वीक फिल लिगेंड से। अगर लिगेंड वीक फिल लिगेंड है, वीक फिल लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं कर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा या sp3d2 आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग कराएगा ये इनर ऑर्बिटल की। पेयरिंग किसकी कराएगा? इनर डी में, इनर डी में पेयरिंग कराएगा तो इनर डी वैकेंट हो जाएगा, और वैकेंट होने के बाद लिगेंड वहीं जाएगा, और वहीं जाएगा तो पहले हम लिख देंगे d2 या पहले लिख लेंगे d, उसके बाद लिखेंगे sp3 या sp2। ठीक, हमारे पास दो तरीके के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड और वीक फिल लिगेंड। इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड और वीक फिल लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग करा देते हैं, जो क्या करा देंगे? पेयरिंग। और वीक फिल लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड जनरली कार्बन और नाइट्रोजन, जिन भी लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होंगे, और जिन भी लिगेंड में ऑक्सीजन एंड हेलोजन होगा वो वीक फिल लिगेंड। रीजन क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन, जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, इसीलिए ये पेयरिंग नहीं कराएगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से कर देंगे, तो पेयरिंग कराने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल होते हैं मेनली CN, अभी मैं इसको बाद में पूरी सीरीज लिखवाऊंगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ CN, NO2, EN, जिसमें भी कार्बन या NH3 आता हो, कार्बन या नाइट्रोजन आता हो, वो सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फिल। और वीक फिल में आ जाएंगे ऑक्सीलेट हो गया, FCl, Br, I, H2O, और भी आएंगे। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? कॉम्प्लेक्स का शेप पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, इसके बाद पूछेगा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हाई स्पिन है या कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, ये क्वेश्चन पूछे। वीबीटी में यही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद शेप पूछेगा, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर कि कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक भी है, चार कॉम्प्लेक्स दे रखें और चारों पैरामैग्नेटिक है, तो उसमें पूछेगा सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछने के अलावा यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और फाइनली एक और क्वेश्चन है कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो हमने बात की थी शेप की और हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, शेप उसका लीनियर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप
प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो कंडीशन, sp3 और dsp2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d dsp3। बहुत कम क्वेश्चन आता है, मेनली क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो 4 पे भी दो कंडीशन है और 6 पे भी दो कंडीशन है। हो सकता है sp3d2 हो हाइब्रिडाइजेशन, तब तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, तब भी होगा ऑक्टाहेड्रल। शेप एज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। अगर इनर ऑर्बिटल, अगर d के इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं तो d2sp3 होगा, और अगर आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो sp3d2 होगा। ये आउटर और इनर किस वजह से आएंगे? ये आएंगे पेयरिंग की वजह से। अगर लिगेंड ने पेयरिंग करा दी है तो हाइब्रिडाइजेशन में इनर ऑर्बिटल यूज होगा, हम उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और पेयरिंग नहीं की है तब फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आउटर डी ऑर्बिटल का होगा, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वहां हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू ही क्वेश्चन। मैग्नेटिक बिहेवियर में पता करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अब अगर हमारे पास 2-3 कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, मैक्सिमम 5 तक आ सकते हैं, तो अगर इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तब तो कंडीशन डायामैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है भाई, बोलो। पैरामैग्नेटिज्म हम पता करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोस्ट पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर। कोई 4 कॉम्प्लेक्स देगा उसमें से किसी जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा, या और ज्यादा टफ बनाएगा तो वो 4 कॉम्प्लेक्स देगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म वहां पूछ सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूरा नाम है, जनरली हम मैग्नेटिक मोमेंट ही बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, BM से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तब तो म्यू भी जीरो हो जाएगा, रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से, तो म्यू भी जीरो हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तब यहाँ तो म्यू का फॉर्मूला लगाओ √n, 1n+2, 1+2 ये हो जाएगा √3, और √3 को हम कहते हैं 1.73, वैल्यू होती है √3 की। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तब म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2+2, यानी ये हो जाएगा √8। समझते रहना इसे। अगर n 3 है तो म्यू हो जाएगा √3, 3+2, तो ये हो जाएगा √15। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा म्यू √4, 4+2, यानी ये हो जाएगा √24। और अगर n की वैल्यू 5 है तो म्यू हो जाएगा √5, 5+2, और ये हो जाएगा √35। अब देखो इतना ही आ सकता है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू हो जाएगा √3, और अगर n की वैल्यू 2 है तो म्यू हो जाएगा √8, अगर n की वैल्यू 3 है तो म्यू हो जाएगा √15, n की वैल्यू 4 है तो म्यू हो जाएगा √24, और n की वैल्यू 5 है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √35। अब क्वेश्चन में अंडर में आंसर नहीं होगा, जो आंसर दे रखा होगा वो अंडर रूट में नहीं होगा, लेकिन यहां से तुम देखो गैस कर सकते हो अपना आंसर। अगर n 1 है तो म्यू हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, सॉल्व नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग होगा, इतना याद रखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो n म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग।
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग। ठीक, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन में दो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन तुमने निकाले 5 आ गए या सपोज करो 4 आ गए, तो जो ऑप्शन होंगे वो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग होंगे। 4 के 2 ऑप्शन नहीं होंगे, 4 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शन, बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें होंगे। तो वही क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पॉइंट में जाना ही नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम निकालो तो 4 आ जाए, और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4.2 और 4.9 ऐसे दे रखा है, तब भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम देखो √3 है, अगर √4 होता तो 2 हो जाता ना। अच्छा, √3 की वैल्यू तो सब जानते हैं 1.73, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखो √8 है, अगर ये √9 होता तो 3 हो जाता, एक ही की तो कमी है, इसका मतलब 2.8 के समथिंग होगा, यही तो मतलब है। यहाँ देखो √15 है, अगर √16 होता तो आंसर 4 हो जाता। अब अगर एक ही कम है तो ये 3.8 या 3.9 की समथिंग होगा, तो ये हो जाएगा 3.85, कुछ भी होगा। यहाँ देखो अगर एक और बढ़ जाए, √25 हो तो आंसर 5 हो जाएगा, √25 हो तो आंसर 5 हो जाएगा। अब यहाँ √24 है, इसका मतलब वेरी क्लोज टू 5 है, इसका मतलब वेरी क्लोज टू 5 ही है ना, तो 4.9 कर दो। यहाँ देखो 36 होता तो आंसर 6 हो जाता। अब 36 की जगह 35 है, वेरी क्लोज टू 36 है, यानी वेरी क्लोज टू 6 है, तो 5.9 हो जाएगा। तुम्हें इतना सॉल्व नहीं करना, एक बार तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो उसके बाद अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। और यहाँ देखो हमने इसको एनालाइज किया तो हमने देखा कि जस्ट अगले से नंबर के जस्ट क्लोज है, तो तुम 3.8, 4.9, 5.9 करके आंसर ले। अगर ऑप्शन दे भी रखे होंगे 2 तो 5.1 दे रखा होगा और 5.9 दे रखा होगा। तो यहाँ जब तुम देखोगे यार ये तो √35 है, अगर √36 होता तो आंसर 6 होता, इसका मतलब ये वैल्यू 6 के बहुत क्लोज है, तो 6 के क्लोज ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आंसर ये लगा लो। हमने बात करी थी कुछ देर पहले SFL और WFL की। हमने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो ये बात चाहो तो तुम लिख भी सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ SFL पेयरिंग टेक्स प्लेस, इस बात को तुम चाहो तो लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ SFL पेयरिंग टेक्स प्लेस। कुछ एग्जाम्पल भी हमने SFL के बताए थे। हमने कहा था कार्बन और नाइट्रोजन जिस भी लिगेंड में डोनर एटम होंगे वो SFL होगा, और ऑक्सीजन और हेलोजन जिसमें भी डोनर एटम होंगे वो WFL होगा। कई सारे, अच्छा इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे पढ़ेंगे, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन से SFL में SFL की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, वीक फिल्म में ही पूछेंगे या दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल पहले ही लिए थे, वो हो चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में। देखो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं CONH3 का होल 6। अब मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर लीगेंड में डोनर एटम नाइट्रोजन या कार्बन हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। तो बताओ NH3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अब यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। कल हमने बात की थी कि अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स में दे रखा हो पहले से, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 6, अगर 5 भी होता दे रखा, सपोज करो यहाँ 5 दे रखा होता कोऑर्डिनेशन नंबर, तब भी लड़ाई नहीं करेंगे कि आपने तो 6 बोला था। वो मैंने तब बोला था जब हम फॉर्मूला बनाए, कल हमने फॉर्मूला बना के देखा था, COCl3.6NH3, COCl3.4NH3, इस तरीके से क्वेश्चन थे नहीं थे, या PTCl4 वाला वो क्वेश्चन था नहीं था। तो उस क्वेश्चन में हमें पता नहीं रहता कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद लेके कोऑर्डिनेशन नंबर को पता करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सामने लिखा है, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स दे नहीं रखा होगा
और उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि हाँ कोबाल्ट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब हम अपनी तरफ से मानेंगे हाँ फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6। खैर अभी दोनों चीजें फेवरेबल दे रखी हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 दे रखा है और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 दे रखा है। अब इसकी पहले तुम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होगा 27 और ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7। बोलो, ये पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में सीख चुके हैं। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 का +3 का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैंने पहली लाइन जब वीबीटी में तुम्हें लिखवाई थी तब मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, पहली लाइन तो ये लिखवाई थी। और दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बताई थी कि सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल टू द लिगेंड इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 लाइनें बताई थी। तो उसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे आउटर से, अब जब 2 चलेगा तो एक डी से भी जाएगा, तो ये रह जाएगा 3d6। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, ये 3d हो गया, इसके बाद हम यहाँ 4s भी लिखेंगे क्योंकि इसके पास 4s भी है, इसके बाद 4p भी लिखेंगे हम, और इसके अलावा हम 4d भी लिखेंगे, 4d। ठीक, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, रूल्स हमने पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है ना। बोलो, अब जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फिल है तो इसकी पेयरिंग करा देगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग करा देगा। तो जब ये पेयरिंग करा देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब हम इसे बनाएंगे 3d को, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। बोलो, अब इसके पास 2 d ऑर्बिटल खाली हैं, देखो ये 3d है और ये 4d है, ये इनर d ऑर्बिटल है और ये आउटर है। अगर लोन पेयर डोनेट किए इनर को तो इसको हम बोल देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर लोन पेयर डोनेट हुए आउटर ऑर्बिटल को यानी 4d को, तब हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो देखो यहाँ पर NH3 आएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ इसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, एक 4s में देगा और बाकी जो 3 बचे वो 4p में देगा। अब तुम देखो यहाँ यूज कौन कौन से ऑर्बिटल हुए हैं, D2 यूज हुआ, एक S यूज हुआ और 3 p यूज हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3। ये जो D2 आया है ये इनर ऑर्बिटल का है, अरे इनर 3d, ये 3d है, इनर 3d का यूज हुआ है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये बताओ इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल, ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब एक बात लो स्पिन और हाई स्पिन भी रह गई थी, वो यहीं सुन लो, वो बताना रह गया था, ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब इसके बाद हमने स्पिन पढ़ा है, स्पिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन आता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ते हैं +-½ डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से हम +½ -½ करते हैं। तो मुझे बताओ जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन उतनी ज्यादा होगी, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा स्पिन उतनी ज्यादा, यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो स्पिन हाई होगी या लो स्पिन होगी, स्पिन हो जाएगी लो। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है COF6(3-). यहां हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आ जाएगा, निकाल लो, x -6, एक फ्लोरीन का -1 का -6 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ x +3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगी 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, एक d से जाएगा, 2s से जाएंगे, तो 3d6 हो गया। अब हम जरा बना लें इसका रिप्रेजेंटेशन, देखो ये इनर ऑर्बिटल हो गया 3d वाला, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया,
ये 4p हो गया और ये 4d, ये 4d हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो भर दो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे क्या लिगेंड हमारा SFL है या WFL है। ये तो WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा नहीं पाएगा, यानी मामला एज इट इज रहना है, एज इट इज रहना है। अब इसके बाद तुम देखो फ्लोरीन है 6, यानी लिगेंड का नंबर है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने देंगे इसे 6, तो D तो 3D तो खाली है नहीं, तो अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो 4s को दे देगा, 3p ऑर्बिटल को देगा, और अभी भी 2 देना बाकी है तो 2 इसे दे देगा। अब जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसमें एक s यूज हुआ, 3p यूज हुए और 2 d यूज हुए। और इस बार जो d यूज हुए हैं वो इनर ऑर्बिटल के हुए हैं या आउटर ऑर्बिटल के। इस बार 4d के हुए हैं आउटर ऑर्बिटल के, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में जगह थी नहीं, और यहाँ पेयरिंग भी नहीं हो पाई क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था, तो हमने कहाँ दे दिया, वहाँ पर दे दिया। तुम्हें मालूम है sp3d2 होगा तो ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4d यूज हुआ है, हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद देखो तुम, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ। तो जब तुम 4 की निकालोगे तो वो 2 आ जाएगी। अरे प्लस हाफ या माइनस हाफ से 4 की मल्टीप्लाई करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो ये कितनी आ जाएगी 2। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ स्पिन भी हाई होगी तो हम इसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसके बाद तुम देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, वो पूछेगा तुमसे मैग्नेटिक मोमेंट। अब 4 है, मैंने कहा था 4 पॉइंट समथिंग लिख देना, तो कुछ भी लिख देना, 4.78 बोहर मैग्नेट्रॉन। अगला एग्जांपल है MnCN6 और ओवरऑल चार्ज -4, यहाँ चार्ज ओवरऑल है -4। तो यहाँ सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये हो जाएगा +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो निकाल लो, सॉल्व कर लो ऐसे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, Mn का हमें मालूम है 25 होता है, एटॉमिक नंबर 25, तो यहाँ हो जाएगा 4s2 3d5। अब यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए इसने, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, फाइनली 3d5 बना। तो अब हम इसको लिख लें 3d, इसके बाद 4s 4p 4d। यहां हम देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रॉन भरें, इसके बाद पेयरिंग करा दें, ये इधर पेयरिंग हो जाएगी और इसकी यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। फाइनली देखना इधर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पेयरिंग होगी तो सबकी हो जाएगी। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखो यहाँ पर समझना, पेयरिंग करा दी तुमने, इसके बाद भी अब एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपेयर्ड। अभी भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब देखो यहाँ ये इनर 3d खाली है, तो यहाँ CN6 है, यहाँ 2 CN आ जाएंगे, बाकी यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3 4p में आ जाएंगे। तो तुमने जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल यूज़ किए वो किए D2sp3, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, n की वैल्यू 1 है, तो बताओ कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 हो जाएगा। इसके बाद तुम ये देखो, अभी हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, अभी तीनों अभी तक जो एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही लिए हमने बात करी है। तो यहाँ पर तुम क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ फिर देखो इनर ऑर्बिटल यूज हुए, तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये भी कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कुछ एग्जांपल लेंगे।
इसमें पहला एग्जांपल है NiCN4 2-। दूसरा एग्जांपल लेंगे NiCl4 2-। और तीसरा एग्जांपल यहां हम लेंगे NiCO4। देखो यही सेम क्वेश्चन एक बार नीट में आया है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी, स्ट्रक्चर पूछा था तीनों के लिए। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये PyQB है एक तरीके से, जहां समझो इसे। सबसे पहले यहां देखो, यहां निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो वो हो जाएगा +2। देख लो, साइनाइड -1 होता है, 4 का -4, उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, -2 घटा दोगे +2 आ जाएगा। रेडॉक्स में पढ़ा चुके हैं, बार बार उसे निकालने की जरूरत है नहीं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब +2 आ गया तो तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ये हो जाएगा 4s2 3d8। 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन तो उड़ गए s के, तो बचा सिर्फ क्या 3d8। 3d8 बचा। अब यहाँ पर तुम इसे सॉल्व कर लो, 4s4p, और इसके बाद मैं यहाँ 4d अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 4d का कोई यूज़ नहीं होगा। अभी तुम देखना 4d का कोई भी यूज़ यहाँ नहीं होगा, इसीलिए मैं उसे लिख ही नहीं रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो 3d8 है तो हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 6 7 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, SFL है, तो ये पेयरिंग करा देगा। तो बताओ इसकी पेयरिंग करा देगा नहीं करा देगा? पेयरिंग करा देगा। तो जब ये पेयरिंग करा देगा तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगा, बोलो। और यहाँ पर अभी भी 4s है और 4p है, ये 4s, ये 4p, ये 3d, ये क्या है 3d। अब तुम देखो यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है तो एक Cn तो यहाँ आएगा और 3 Cn यहाँ आ जाएगा, ठीक, बोलो। बाकी जो 3 Cn बचे थे वो यहाँ आ गए। तो अब यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो एक तो इसने 3d का ऑर्बिटल यूज़ किया, 3d का ऑर्बिटल यूज़ किया तो ये आ जाएगा d, एक s यूज़ किया 2p। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया dsp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया dsp2। जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। अच्छा यहाँ n तो 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो ये कंपाउंड हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और जब कभी भी कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है तो वो कलरलेस होता है, किसी तरीके का कलर प्रोड्यूस नहीं करता। डी ब्लॉक में और डिटेल में आएगा। जब कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा तो वो कलरलेस होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर होगा, कलर्ड होगा। अब वो कलर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, बोलो। इसके लिए ये कंडीशन आ गई। अब इसके बाद हम सॉल्व करें NiCl4। तो यहाँ फिर देखो +2 होगा, तो यहाँ +2 जब होगा तो ये हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन Ni, ये हो जाएगा 4s2 3d8। तो तुम्हें मालूम है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएंगे। इसके बाद हम बना लें 3d 4s4p, ठीक, समझो। अब तुम यहाँ देखो इसे ध्यान से, 3d भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग तो तब कराओगे ना जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फिल होगा। लिगेंड कैसा है, हेलोजन सब कैसे होते हैं, WFL मैंने बताया था ना। कहीं ऑक्सीजन मिले डोनर एटम या फिर हेलोजन मिल जाए डोनर एटम, सबके सब कैसे होंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ जो डोनर एटम है लिगेंड ही वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, पेयरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, तो पेयरिंग होगी नहीं। तो बाकी जो Cl4 है वो तुम एक तो 4s में भरोगे और ये 4p है, ये 3d है, यहाँ तुम। तो बताओ तुमने एक s यूज़ किया और 3 p यूज़ किए, 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद जब तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 दे रखे, देखो 2 हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, 2.8 समथिंग, कुछ भी मान लो। अब ये कलरलेस नहीं होगा, कलर्ड होगा। वो कलर क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, दोनों में डिफरेंस, इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और देखो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में भी डिफरेंस है। पहले इसको और सॉल्व कर लें, फिर तीनों को एक साथ देखेंगे। यहाँ कार्बोनिल है, लिगेंड जो है वो CO है कार्बोनिल, और कार्बोनिल है तो यहाँ देखो निकिल पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0,
यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे ध्यान से देखना ज़रा, अब निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रह जाएगी 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, 3d ये होगा, ये होगा 4s और ये हो जाएगा 4p, ये क्या हो जाएगा 4p। ध्यान से देखना, यहां हम भरें तो यहां हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, सही है। अब देखो यहां है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है। मैंने तुमसे क्या बताया कि अगर डोनर साइड कार्बन और नाइट्रोजन हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और अगर ऑक्सीजन और हेलोजन हो तो वीक फील्ड होगा। यहाँ कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कार्बन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा? कार्बन। तो बताओ इसको SFL मानोगे WFL? SFL, क्योंकि कार्बन डोनेट कर रहा है ना। तो देखो यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा है, तो अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग। ये पहले तो पेयरिंग कराएगा, तो अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, बोलो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है 4s2, इस बार खाली नहीं है 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो बताओ अगर इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो तो तुम कहोगे D, क्या कहोगे? D और P3, यही तो कहोगे, क्योंकि S में तो इलेक्ट्रॉन है ना। अरे S में तो इलेक्ट्रॉन है, तो तुम DsP3 तो नहीं कह सकते ना। तुम जो अपने लोन पे डोनेट करोगे वो वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो करोगे, फील्ड में थोड़ी कर दोगे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से जो आएगी हाइब्रिडाइजेशन वो DP3 आएगी, और ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी नहीं है, ऐसी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हमने नहीं पढ़ी। तो यहाँ DP3 नहीं होगी, DP3 नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें 4s के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस वैकेंट ऑर्बिटल में 4s के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। अब S खाली है तो यहाँ पर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और 3p में। तो देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आ गया, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो देख लो कार्बोनिल है, SFL है, और SFL होने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 0 है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा, और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखो किया क्या, 4s में पहले से इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट निकालते तो DP3 होता, ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे किसमें? 3d में, और 3d पूरा भर जाएगा। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s खाली हुआ और 4p खाली हुआ, ठीक है ना। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या तुमने यहाँ क्या इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया है? नहीं किया। 3d कहाँ गया? देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरे ना। क्या तुमने 4d यूज किया है? नहीं, 4d भी यूज नहीं किया। अरे ना तो तुमने 3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया, ना 4d, तो ना तो ये कंपाउंड इनर ऑर्बिटल होगा ना आउटर। जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ तुमने ना इनर ऑर्बिटल यूज किया ना आउटर ऑर्बिटल यूज किया, तो ना तो तुम इसे बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ना इसे बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में की जाती है। अब ये अगर समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। कार्बोनिल में 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, FeCO5 और VCO6, ये 2 एग्जाम्पल और देखें। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 4s2 3d6। बोलो, अरे इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है ना। अब यहाँ तुम भरो सर 3d, 4s 4p, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ जो अपने पास लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो बना लो, बोलो यहाँ पेयरिंग हो गई।
6 इलेक्ट्रॉन थे, तुमने 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास ऑर्बिटल खाली है, 2 डी खाली है और 3 पी, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर भी 5 ही डोनेट करने हैं। तो यहाँ बताओ हम लिख दें D2P3, D2P3 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। अगर यहाँ तुम लिखना चाहो तो लिखोगे D2P3, और D2P3 जैसी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन 4s में है उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा 3d में। ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है इन्हें शिफ्ट कर दो 3d में, ठीक है ना। जब तुमने इन्हें 3d में शिफ्ट कर दिया तो अब ये ऑर्बिटल 4s भी खाली और 4p भी खाली है। तो यहाँ 3d, ये 4s, ये 4p। अब यहाँ देखो एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ अपने ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ देगा और 3p में दे देगा। 5 है तो ये 5 पूरे यहाँ कंप्लीट। तो यहाँ जब तुम हाइब्रिडाइजेशन इसकी लिखोगे ये हो जाएगा DsP3। क्या ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हम चेक करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0, तो म्यू भी 0, और ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा डायामैग्नेटिक, और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, कार्बोनिल है, कार्बोनिल है तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, वेनेडियम। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एटॉमिक नंबर होता है 23, ये तुमने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 4s2 3d3। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, d में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ तुम बना लो इसे जरा, ये 3d हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा और ये 4p हो जाएगा। अब इसके बाद तुम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, 3d3, 1 2 3, 1 2 3, सही है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे 4s में, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पेयरिंग कराएंगे हम। सबसे पहले क्या कराएंगे, पेयरिंग। देखो D3 तक पेयरिंग नहीं कराते हैं, D4 से पेयरिंग कराते हैं। ये समझ में आएगा CFT में कि D3 की पेयरिंग या D2 है तो उसकी पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर तुमने D3 की पेयरिंग कराई या D2 है अगर, और उस इलेक्ट्रॉन को पेयर करके उसमें सिंगल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन अलग आ जाएगी बिल्कुल, जो तुमने पढ़ी नहीं है। तो इस बात को और क्लियरली पढ़ेंगे और इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे CFT में। फिलहाल इसमें तुम क्या करोगे, ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है इनको शिफ्ट कर दोगे कहाँ, 3d में। तो जब 3d में शिफ्ट करोगे और इसकी यहाँ कराओगे पेयरिंग, अब अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर पेयरिंग कराओगे तो देखो ये पेयरिंग होने के बाद ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो अनपेयर्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा, यहाँ 4s खाली, 4p खाली, 4p खाली है, ठीक। तो यहाँ देखो 2d खाली है, तो यहाँ भर दोगे एक CO यहाँ, एक CO s में और 3 CO 4p। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आएगा D2sp3, D2sp3, और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। sp3 D2 हो या D2sp3, दोनों में शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा यहाँ 1.73। यहाँ 2 एग्जाम्पल और देख लें, CuCl4 2- और एक कंपाउंड है COC2O4 होल थ्राइस 3-, ठीक। सबसे पहले इसे देखो तुम, यहाँ पर WFL है, वीक फील्ड लिगेंड, कॉपर है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 आ जाएगा कॉपर का, सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ओवरऑल बचेगा 3d9, 3d9 बचे, तो हम 3d9 बना लें। ये 4s होगा यहाँ और यहाँ होगा 4p, ये 3d 4s 4p, क्या 10 था वो 10, ठीक। अब 2 मिनट मेरे लगवा दिए ना तूने एडिट में, तुझे बताऊंगा मैं।
वो जब लिखा था तो दिखा था, क्योंकि तू लिखने में बिजी है, थप्पड़ मारूंगा। मैंने कहा पहले देख लिया कर, मैंने देख लिया था तुझे लिखते हुए, ज़्यादा काबिल नहीं है। चल इधर देखो, कहाँ था मैं, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद तुम देखो अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल खाली है। एक 4s खाली है, 3 4p खाली है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, किसी तरीके की पेयरिंग नहीं कराएगा। और अगर पेयरिंग कराएगा भी तो किससे कराएगा, यहाँ पेयरिंग के लिए कोई बचा ही नहीं है। तो देखो एक तो Cl यहाँ और 3 Cl यहाँ, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा। और इसके बाद अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे वो होगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। इसके बाद इस वाले एग्जांपल में आओ, यहाँ थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। तो यहाँ जब तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, देखो यहाँ पर जो लिगेंड है वो है ऑक्सिलेट, और ऑक्सिलेट में चार्ज होता है 2-। बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, इसीलिए बाइडेंटेड है। मैंने बताया था सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, पहले पढ़ा चुके हैं हम जब ये टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे थे तब। ये बाइडेंटेड है और इस पे चार्ज -2 है, एक पे -2 तो 3 पर कितना हो जाएगा -6। और जब इसे इधर लेकर जाओगे तो ओवरऑल इस पे कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3। अब यहाँ कोबाल्ट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो होगा 4s2 3d7। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ओवरऑल यहाँ बचेगा 3d6। मैंने तुम्हें बताया था अगर डोनर साइड ऑक्सीजन है या हेलोजन है तो ऐसा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, वो पेयरिंग नहीं कराएगा। लेकिन जब भी ऑक्सिलेट, याद रख लेना इस पॉइंट को, जब भी ऑक्सिलेट कोबाल्ट के साथ होगा तो हमेशा SFL की तरह काम करेगा। ऑक्सिलेट कोबाल्ट के साथ SFL की तरह काम करेगा, ये बात याद रखना है तुम्हें। किसकी तरह काम करेगा, SFL की तरह। कोबाल्ट के साथ SFL की तरह काम करेगा, यानी पेयरिंग कराएगा। देखो समझो इसे, गलत हो जाएगा वरना यहाँ 3D, ये 4s, ये 4p और यहाँ पर 4d। हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन मैंने कहा ये यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, SFL की तरह, तो पेयरिंग करा देगा। बोलो पेयरिंग करा देगा। तो देखो ये बना, ठीक। अब देखो ये है 4s, पूरा ही मिट जाता है। ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है और ये 4d। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल खाली है और इसके पास 1 ऑर्बिटल खाली है। इसके पास कितने खाली हैं, 3 खाली हैं। तो तुम कहना ठीक है, एक C2O4 यहाँ, एक C2O4 यहाँ, एक C2O4 यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D2S। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी एक ऑक्सिलेट 2 लोन पे डोनेट करेगा तो 2 ऑर्बिटल भी चाहिए। बोलो, अरे ये बाइडेंटेड है नहीं है, ये लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेड। और बाइडेंटेड है तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, और अगर 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 2 ऑर्बिटल भी तो खाली चाहिए। बोलो, तो देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसने दे दिए अपने पेयर, 2 पेयर यहाँ दे दिए और 2 पेयर यहाँ। बोलो बात समझ में आ गई ना। बोलो, अरे 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, कुल मिला के ये 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड है और 3 है तो 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। 6 लोन पेयर के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो ये 6 ऑर्बिटल हमने यूज कर लिए। कौन कौन से, D2sp3, और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ किसी तरीके का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर डायामैग्नेटिक है तो कंपाउंड कलरलेस होगा और यहाँ म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी।